दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करते हैं। दोस्तों, मुझे मालूम है कि इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखे होंगे कि किस प्रकार से हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का वायरिंग करेंगे, और उन सभी वीडियो को देखने के बाद भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि मैं आपसे कह दूं कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पूरा कंट्रोल वायरिंग करना है तो आप पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। आपको वायरिंग करने के लिए कोई ना कोई सर्किट डायग्राम की जरूरत पड़ेगा, या फिर आपको जाके किसी वीडियो को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पूरा वायरिंग कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको कभी भी वायरिंग करना हो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का तो आप आसानी से वायरिंग कर सको बिना किसी सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल किए। तो दोस्तों, यदि आपको रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाना है तो इसको बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा दो कॉन्टेक्टर। जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर होगा इसका इस्तेमाल किया जाएगा मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करवाने के लिए, और जो दूसरा कॉन्टेक्टर होगा इसका इस्तेमाल किया जाएगा मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास में दो कॉन्टेक्टर है, तो दोनों कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए हम दो पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। एक पुश बटन होगा मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करवाने के लिए, और दूसरा पुश बटन इस्तेमाल किया जाएगा मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाने के लिए। अब जो मोटर है उस मोटर को यदि आप स्टार्ट कर देते हो तो उसको बंद करने के लिए सिंपली आपको एक पुश बटन का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो दो पुश बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मोस्टली कंडीशन में आपको एक ही पुश बटन का इस्तेमाल करना होता है। इन सभी डिवाइस के अलावा आपको एक ओवरलोड रिले का भी इस्तेमाल करना होगा। ये जो ओवरलोड रिले होगा इसके द्वारा आपका जो मोटर है उस मोटर को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करोगे। अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इनको पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे एमसीबी का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो एमसीबी होगा इसको हम कहेंगे कंट्रोल एमसीबी। अब हमें यहाँ पर वायरिंग करना है, तो वायरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ ईडोमैक्स सॉफ्टवेयर। ये जो ईडोमैक्स सॉफ्टवेयर है इसके जरिए आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वायरिंग कर सकती हो। इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट भी मिल जाता है, जैसे कि आप यदि नया कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम सभी के सभी इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो ये जो इंजीनियरिंग वाली ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने बहुत सारा टेम्पलेट आ जाएगा। अब इन सभी टेम्पलेट में से जो भी टेम्पलेट हमें इस्तेमाल करना है सिंपली हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यदि मुझे डीओएल स्टार्टर का कोई टेम्पलेट चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे डीओएल लिख दूंगा और इसको सर्च कर दूंगा। डीओएल लिखने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्पलेट आ गया। जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले टेम्पलेट में पावर वायरिंग भी दिया गया है और कंट्रोल वायरिंग, साथ ही साथ में इंडिकेशन लैंप का भी वायरिंग बताया गया है। अब यदि आपको इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम में आप आसानी से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। यदि आपको इसमें कोई भी सिंबल भी चाहिए तो सिंबल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिंबल वाला लाइब्रेरी है, इसमें आप क्लिक करिए, इंजीनियरिंग वाले ऑप्शन में चले जाइए। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यदि आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल सिंबल है इस पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे सिंबल आ जाएगा। जो भी सिंबल मुझे इस्तेमाल करना है इसको सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये हो गया मोटर का सिंबल, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप आसानी से कोई भी सर्किट डायग्राम बना सकते हो। फिलहाल के टाइम पे हमें इस वाले सर्किट डायग्राम में कनेक्शन करना है। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपका एमसीबी है इस एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करके रखा हूँ। अब यहाँ पे जो फेज सप्लाई कनेक्ट है इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसी पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाना है और इसको ले जाके हमारा जो ओवरलोड रिले है इस ओवरलोड रिले में जो 95 नंबर का टर्मिनल है इस वाले टर्मिनल के साथ इस वायर को हमें कनेक्ट करना होगा। अब ये जो ओवरलोड रिले इसका जो 96 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके आपका जो स्टॉप पुश बटन है इसके साथ कनेक्ट करना होता है। तो मैं यहां से एक वायर को लेके जाता हूं और ये जो 96 नंबर का टर्मिनल है इसके साथ डायरेक्टली एक वायर को कनेक्ट कर देता हूं। तो स्टॉप पुश बटन को भी पावर सप्लाई मिल गया। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है इसका जो आउटपुट वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है और इसको ले जाके आपका जो पुश बटन है इस पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। अब जो दूसरा पुश बटन है इसको भी हमें इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो मैं सिंपली यहां से वायर का लूपिंग करके इसको इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो फॉरवर्ड पुश बटन है इसको यदि मैं प्रेस करूं तो इसके प्रेस होने के बाद ये जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है ये कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए।
फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चालू होना चाहिए और रिवर्स पुश बटन को यदि हम प्रेस करें तो रिवर्स कॉन्टैक्टर चालू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो फॉरवर्ड पुश बटन है इसके द्वारा पावर सप्लाई को ले जाके जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है इस पे पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। लेकिन इसके बीच में हमें इंटरलॉकिंग भी करना होगा। देखिए दोस्तों, यदि आप इन दोनों कॉन्टैक्टर का इंटरलॉकिंग नहीं करोगे तो बाय चांस यदि आप गलती से ये जो दोनों पुश बटन है इन दोनों पुश बटन को एक साथ प्रेस कर दिए तो आपका जो मोटर है वो मोटर बर्नआउट हो जाएगा। तो मोटर के प्रोटेक्शन के लिए आपको इन दोनों कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक करना होगा जिससे कि दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ कभी भी ऑन ना हो। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो इस कॉन्टैक्टर में यहाँ पर एनसी कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे इंटरलॉकिंग करने के लिए। किस प्रकार से इन दोनों कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक करेंगे एक बात समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होता है कि जो फॉरवर्ड पुश बटन है इस पुश बटन को प्रेस करने के बाद जो पावर सप्लाई जाएगा उसको ले जाके सबसे पहले तो आपका जो दूसरा कॉन्टैक्टर है जिसके द्वारा इंटरलॉकिंग करना है उस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसके साथ इसको कनेक्ट करना होगा। मतलब कि इस पुश बटन को प्रेस करने के बाद इसका जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई को हमें लेके जाना है कहां पर, इस वाले एनसी कॉन्टैक्ट पे। तो मैं इसको ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूं। अब इस एनसी कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है इस टर्मिनल से वायर को लेके जाना है और जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट करना होगा। मतलब कि जो मेरा एनसी कॉन्टैक्ट है यहां से वायर को लेके जाऊंगा और इस पॉइंट पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। तो इतना कनेक्शन करने से होगा क्या, ये जो फॉरवर्ड पुश बटन है इसको यदि हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए इस A1 टर्मिनल पे चला जाएगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन लगेगा। कंडीशन ये रहेगा कि जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है ये रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में रहना चाहिए। मतलब कि रिवर्स कॉन्टैक्टर यदि ऑफ रहता है तभी जाके एनसी कॉन्टैक्ट पावर सप्लाई को आगे फ्लो होने देगा। यदि ये वाला रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन कंडीशन में है तो इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई आएगा वो पावर सप्लाई इस पॉइंट पे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा जिसके वजह से हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये इंटरलॉक कर देगा। ठीक है, अब जिस प्रकार से मैंने फॉरवर्ड पुश बटन के द्वारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का वायरिंग किया इसी प्रकार से रिवर्स पुश बटन के द्वारा रिवर्स कॉन्टैक्टर का भी वायरिंग करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि जो मेरा रिवर्स पुश बटन है इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को लेके जाता हूं और इसको ले जाके जो मेरा रिवर्स कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूं। अब इस एनसी कॉन्टैक्ट का आउटपुट हमें इस पॉइंट पे मिलेगा तो इस पॉइंट से एक वायर को लेके जाना है और जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए क्या करता हूं, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है यहां से एक वायर को कनेक्ट करता हूं और इसको ले जाके A1 टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं एनसी कॉन्टैक्ट के द्वारा पावर सप्लाई को ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे रेड वायर इस्तेमाल कर लिया तो थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं एक काम करता हूँ कि जो वायर है इस वायर का कलर मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी के टाइम पे आपको कनेक्शन पूरा समझ में आ रहा होगा। जो रिवर्स पुश बटन है इसके द्वारा पावर सप्लाई सबसे पहले जाएगा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी कॉन्टैक्ट पे और इस एनसी कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल से पावर सप्लाई चला जाएगा रिवर्स कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे। मतलब कि इस वायरिंग में हमें सिंपली क्या करना है कि जो पुश बटन है इससे पावर सप्लाई को ले जाके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, लेकिन बीच में हमें इंटरलॉकिंग भी करना है। तो इसके लिए हमने दूसरे कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लिए। तो इतना कनेक्शन तो हमने कर दिए। अब ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो A2 टर्मिनल है इस टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए जो एमसीबी है इस एमसीबी का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है इस पॉइंट से एक वायर को लेके जाएंगे और जो हमारा कॉन्टैक्टर है अभी के टाइम पे मैं क्या करता हूं, ये जो A2 टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देता हूं। अब ये जो दूसरा कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो A2 टर्मिनल है इसमें भी हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूं कि ये जो मेरा न्यूट्रल पावर सप्लाई है यहीं से एक वायर को लूपिंग करके इस वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूं। तो ये जो दोनों कॉन्टैक्टर है इन दोनों कॉन्टैक्टर का जो A2 टर्मिनल है इसी टर्मिनल पे हमें केवल न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है जिसको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। अब यदि आप केवल इतना ही कनेक्शन करोगे तो इस कनेक्शन में होगा क्या, जो आपका फॉरवर्ड पुश बटन है इसको यदि आप प्रेस करते हो तो जब तक आप प्रेस करोगे तब तक ही आपका जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगा। जैसे ही आप इसको रिलीज कर दोगे आपका मोटर ऑफ हो जाएगा।
इसी प्रकार से जो रिवर्स पुश बटन है, इसको यदि आप प्रेस करते हो तो जो आपका मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में रन होगा। आपका मोटर रिवर्स डायरेक्शन में तब तक ही रन होगा जब तक कि आप इस पुश बटन को प्रेस करके रखते हो। इतना केवल वायरिंग हम मोस्टली कंडीशन में जो गेट होती है जिसको हमें ओपन क्लोज करना होता है वहां पे इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो घर है, आपके घर का जो बाहर का मेन गेट है, उस गेट को आपको ओपन क्लोज करना है एक मोटर का इस्तेमाल करते हुए। तो जो मोटर है उस मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब कि गेट को क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए जो आप कंट्रोल सर्किट बनाओगे, उसका पूरा कंट्रोल सर्किट केवल इतना ही होगा। ठीक है। अब यदि आप चाहते हो कि आपका जो पुश बटन है इसको प्रेस करने के बाद जो मोटर है वो कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर रिवर्स डायरेक्शन में रन होते रहे, तो इस कंडीशन में आपको होल्डिंग सर्किट भी बनाना होगा। होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है कि जो आपका पुश बटन है, इस पुश बटन के इनपुट और आउटपुट टर्मिनल पे एनो कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करना होगा। इसका कनेक्शन करने के टाइम पे आपको एक और चीज ध्यान देना होगा कि जिस पुश बटन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि फॉरवर्ड पुश बटन यदि आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके साथ में जो होल्डिंग सर्किट बनाओगे वो होल्डिंग सर्किट फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा। ठीक है। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो फॉरवर्ड पुश बटन है, इसको जो इनकमिंग पावर सप्लाई दिया गया है, इसी पावर सप्लाई से एक वायर का लूपिंग कर देता हूं। मैंने यहां से वायर का लूपिंग कर दिया और इसको ले जाके ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूं। तो मैंने इस टर्मिनल पे एक येलो वायर को कनेक्ट कर दिया। येलो वायर होल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। अब इस एनो कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है, मतलब कि ये वाला जो एनो कॉन्टैक्ट है, इसके यदि एक वायर को लूपिंग करना है इस A1 टर्मिनल पे, तो मैं सिंपली यहां पे एक वायर का लूपिंग कर देता हूं इस प्रकार से। तो ये जो फॉरवर्ड पुश बटन है, इसको प्रेस करने के बाद हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। मतलब कि केवल एक बार पुश बटन को प्रेस करने के बाद हमारा मोटर फॉरवर्ड कंडीशन में कंटिन्यूअसली रन होते रहेगा। अब यदि आपको मोटर को बंद करना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अब जिस प्रकार से हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के लिए होल्डिंग सर्किट बनाया, इसी प्रकार से हमें रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए भी होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो यहाँ पे वायर आया है, इसी वायर से एक वायर का लूपिंग करके जो मेरा रिवर्स कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूं। आप देख सकते हैं वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। इस वाले टर्मिनल पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया जाएगा वो रिवर्स पुश बटन के इनकमिंग टर्मिनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अब इस एनो कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है, मतलब कि ये वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है और A1 टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे वायर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूं। तो दोस्तों, यदि आपको रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाना है तो स्टार्टर को बनाने के लिए केवल आपको इतना ही कनेक्शन करना होता है। इतना कनेक्शन करने के बाद यदि आप फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो मोटर है वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगा और मोटर को बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपको मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाना है तो रिवर्स पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। रिवर्स पुश बटन को प्रेस करने से रिवर्स कॉन्टैक्टर चालू होगा, जिसके वजह से मोटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में रन होगा। अब यदि आपको मोटर को बंद करना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर सकती हो। इसके अलावा यदि आपका मोटर रनिंग कंडीशन में है और रनिंग कंडीशन में यदि कोई प्रॉब्लम आता है, मतलब कि मोटर में ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये जो ओवरलोड रिले, ये ओवरलोड रिले इस वाले पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा, जिसके वजह से हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और कॉन्टैक्टर के ऑफ होने से मोटर भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का वायरिंग किस प्रकार से किया जाएगा मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, मैं एक काम करता हूं, ये जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया हूं, इस सर्किट डायग्राम का पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो इस सर्किट डायग्राम को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा फाइल में और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है इस पे क्लिक करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास में ऑप्शन आ गया कि इसको मैं किस प्रकार से सेव करना चाहता हूँ, पीडीएफ में, वर्ड में, एक्सेल में, पीपीटी में और भी अलग अलग फाइलें जिसमें मैं इसको सेव कर सकता हूँ। मुझे चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ सिलेक्शन कर देता हूँ और यहाँ पे कौन से फोल्डर में मुझे सेव करना है, डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पीडीएफ फाइल जो होगा वो कौन से टाइप का होगा, रेगुलर पीडीएफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेरे सामने पीडीएफ आ चुका है। पीडीएफ का क्वालिटी बहुत ही अच्छा खासा है, तो आपको जूम करके भी देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आप भी इस प्रकार का सर्किट डायग्राम खुद से बनाओ तो इसके लिए आप सिंपली ईडोमैक्स का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को आप विंडो के लिए, मैक के लिए
लिनक्स के लिए, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ट्राई इट फ्री जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल मेरा डाउनलोड हो गया। इसको मैं ओपन करके इंस्टॉल कर लूंगा, उसके बाद डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप फ्री में तो कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं इसमें जिसके लिए आपको पेड वर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आप इस सॉफ्टवेयर का पेड वर्जन लेने जाते हो तो सिंपली इसका अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ा सेल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको बहुत ही कम कीमत पे इस सॉफ्टवेयर को आप बाय कर सकते हो। यदि आप केवल ईडोमैक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो केवल $198 में इसको आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा ईडोमैक्स सॉफ्टवेयर का जो बाकी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ईडोमैक्स माइन, ईडोमैक्स प्रोजेक्ट, इस प्रकार का जो अलग-अलग सॉफ्टवेयर है उसको भी यदि आप कंबाइन में बाय करना चाहते हो तो उसका भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। कितना प्राइस है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वाले लिंक पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर का डायरेक्टली इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।